हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल सी पेट 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन शामिल हैं। ठीक है, तो यदि आप नए हैं या पुराने हैं तो आप सबके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे आप सबको पता चल जाएगा कि पेट में किस स्तर के और कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वैसे भी तो पिछले साल का तो पेट तो बहुत हाई पेपर था उसका। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर हमेशा हाई ही आएगा। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। लेवल बहुत अच्छा मेंटेन है और फुल एक्सप्लेन के साथ आप सबको बताएंगे। यहाँ से आप सबको एकदम तैयारी बहुत अच्छे लेवल का हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये कौन सा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम सब सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, कह रहा है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? राल्फ फिच महोदय का है। ठीक है, वैसे भी ये अंग्रेज था। कौन था? अंग्रेज, जो कि किसके समय में आया था? अकबर के समय में भारत आया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 को देख लेते हैं। मूर देश का यात्री था कौन? इब्न बतूता। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो था ना, एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और एमबीटी के बारे में यदि हम बात करें तो नॉर्थ अफ्रीका से अपनी यात्रा शुरू किया था। ठीक है, और लगभग 1334 में कब भारत आया था? 1334 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। वो भी भारत में कहाँ पर आया था? दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर आया था? दिल्ली में भारत आया था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया? काजी। और ये कितने साल तक अपनी गद्दी पर बैठा रहा काजी बनकर? 8 साल तक। ठीक है, 8 साल तक अपनी पद पर बना रहा। फिर बाद में एमबीटी ने इसको भेज दिया चीन। कहाँ भेज दिया था? चाइना भेज दिया था, दूत के रूप में। ठीक है, और जो जो इब्न बतूता था, इसकी एक रचना आपसे पूछी जाती है, वो है रेहला। है ना, इसकी एक फेमस रचना है। कौन सा? रेहला नामक इसने एक पुस्तक भी लिखा था। तो आशा करते हैं इतने सारे पॉइंट आप सबको समझ में आया होगा इब्न बतूता के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि हर्ष के दरबार में ह्वेन सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? वैसे सबसे पहले आपको बता दें, ह्वेन सांग एक यात्री था, ना कि कोई दूत था। ठीक है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर कौन सा माना था? ताइसुंग माना था। ठीक है, तो आयोग ने क्या इसका आंसर माना था? ताइसुंग। लेकिन फिर उसको संशोधन हुआ था, इसके अनुसार इसमें होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो हैन सांग था, ये खुद का यात्री था, इसे कोई दूत तो नहीं भेजा था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। और ये भी आपको बता दें, जो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें आयोग क्या माना था? ऑप्शन ए, ताइसुंग। ठीक है, ह्वेन सांग के बारे में आपको थोड़ा बता दें कि ह्वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजकुमार, यात्रियों का। ठीक है, और इसका जो विवरण है ना, सी यू की एक रचना है। सी यू की एक रचना, इसमें इसकी रचना का नाम मिलता है। और ह्वेन सांग लगभग 6 वर्षों तक, कितने वर्ष तक? 6 वर्षों तक नालंदा में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में है ना, यहाँ पर अध्ययन किया था नालंदा में। ठीक है, इसके बारे में क्योंकि पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसलिए सब पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, और आपको पहले ही बता दी, ह्वेन सांग किसी का दूत बनकर नहीं आया था भारत में, बल्कि एक बौद्ध भिक्षु बनकर भारत आया था। ठीक है, तो इतनी सारी बातें ह्वेन सांग के बारे में आप सबको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि सूची 1 को सूची 2 से आप सबको मिलान करना। एक तरफ आर्य दिया, एक तरफ दिया सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले जो आसान है उसको आप सब समझ ही रहे। नागार्जुन किसके प्रतिपादक थे? शून्यवाद के, है ना। तो बी वाला किस पर आप सब मिला दीजिए?
2 पर। ठीक है। और जो लकुलिस किसके प्रतिपादक कौन सा सिद्धांत दिए थे? पशुपत का। ठीक है, तो पहला वाला जाएगा 3 पर। भद्रबाहु किससे संबंधित है? ये किसका सिद्धांत दिए थे? तो भद्रबाहु आप जानते थे एक कौन है? जैन धर्म से संबंधित है ना, तो ये जाएगा 4 पर। और गोसाल किससे संबंधित है? आजीवक संप्रदाय से, तो ये जाएगा 1 पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा होगा? 3, 2, 4, 1, 23, 41। तो कहाँ पर है 23, 41? तो आप सबका मिल जाएगा 23, 41। तो पहला ऑप्शन ही मिल जाएगा। ठीक है, 23, 41। रुक जाइए 1 मिनट, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो लकुलिस का संबंध किस पर है? पशुपत पर। ठीक है, तो 3 पर जाएगा। सॉरी, लकुलिस का संबंध किस पर है? पशुपत पर, तो ये जाएगा 3 पर। नागार्जुन शून्यवाद के समर्थक थे। ठीक है, तो 2 पर। भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित है, तो किस पर जाएगा? 4 पर। ठीक है, और गोसाल किससे संबंधित है? आजीवक से। तो सॉरी, वहाँ देखिए पहले बार मिस्टेक हो गया था। 32, 41। तो 32, 41 किस पर है? ऑप्शन नंबर बी पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पर। जो भी मैच वाला ना, आप सब बहुत सतर्कतापूर्वक इसको मैच कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा रहता है, इसीलिए ऐसा आयोग क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन डालता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाजसनेयी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को क्या बोला जाता है? वाजसनेयी। ठीक है, इसके बारे में आपको बता दें सबसे पहले यजुर्वेद की। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो यजुर्वेद कर्मकांड संबंधी वेद है। इसमें किसका एक्सप्लेन है? कर्मकांड की। ठीक है, और जिसमें यज्ञ से संबंधित विधियों का उल्लेख है। जैसे कर्मकांड होगा तो यज्ञ से भी आपसे से पूछा जाता है। 4 वेद होते हैं ना, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऐसे पूछा जाता है कि कर्मकांड यज्ञों से संबंधित कौन सा वेद है, तो आप बताएंगे यजुर्वेद। और यजुर्वेद की खास बात है कि ये पद्य और गद्य दोनों में लिखा है। ठीक है, पद्य और गद्य दोनों भाषा में लिखा है। ठीक है, और इसके कितने शाखा है? 2 शाखा। यहीं से आप सबका क्वेश्चन बना है। पहला है आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है आपका कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है ना, इसी को बोला जाता है वाजसनेयी संहिता। जो आप सबका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद को क्या बोला जाता है? वाजसनेयी संहिता बोला जाता है। ठीक है, अब आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि आप सबका क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी देखिए आप सबका मिलान करने वाला ना, यहाँ देखिए एक सूची यहाँ पर है और एक सूची नीचे दिया गया है। ठीक है, तो आप सबको पूरा क्वेश्चन दिखाते हैं। आप समझ गए होंगे कहाँ से कहाँ मिलाना है। देखिए, द रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, इसके माध्यम से क्या बना था? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था, है ना। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट स्थापना कहाँ पर है? 4 पर है। ठीक है, ये मान लीजिए इसी के ऐसे सामने लिखा है, लेकिन स्पेस की वजह से नीचे लिखा गया है। ठीक है, तो 4 पर जाएगा। और भारत परिषद अधिनियम जो 1909 था, इसके माध्यम से क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को प्रारंभ किया गया था। तो बी वाला जाएगा 3 पर। और भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था? प्रांतों में, कहाँ पर है? प्रांतों में द्वैध शासन को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो 21 पर जाएगा, 2 पर जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था, इसके माध्यम से क्या हुआ था? अब एक ही छूटा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि प्रांतों की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान किया गया। ठीक है, प्रदेशों की स्वतंत्रता आप कह सकते हैं प्रांतों के लिए। तो ये जाएगा 1 पर। तो इसका आंसर होगा 4, 3, 2, 1। तो देख लेते कहाँ पर है 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 2, 1
तो 4 3 2 1 ये पहला आपका है, ठीक है। 4 3 2 1, सॉरी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जा रहा। तो इसमें जो आप जानते हैं, जो त्रिपुरी अधिवेशन में जो सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथी का जो समस्त झगड़ा का रीजन था ना, कांग्रेस का कार्यकारी समिति के गठन को लेकर किया गया था, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। आपको बता दें जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 1939 को, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार अध्यक्ष के पद पर उम्मीदवार बने थे। कौन से था, दूसरी बार, है ना। और किसका विरोधी थे, पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, है ना, आप सब कह सकते हैं। लेकिन फिर आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी फिर इसके पक्षधार में नहीं थे ना, फिर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और आपसे इसी में पूछा जाता है कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में जो अध्यक्ष जब बनते हैं तो उसका उद्बोधन था अंग्रेजी भाषा में कौन पढ़ाता, ये आपसे पूछा जाता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। तो इसका जब अध्यक्ष बन रहे थे, जो उसका उद्बोधन हो रहा था, इंग्लिश भाषा में कौन पढ़े थे, शरत चंद्र बोस। ये नाम याद कर लेना, कौन पढ़े थे, शरत चंद्र बोस जी पढ़े थे, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है, तो कहाँ पर है, गोरखपुर में स्थित है चौरी चौरा कांड, ठीक है। तो इसके बारे में तो सबको थोड़ा बहुत तो पता होगा ही। कब हुआ था, कहीं कहीं दिया रहता 4, कहीं कहीं 5, है ना। 1922 को एक घटना हुआ था, 4 या 5 फरवरी 1922, ये फरवरी का मंथ है, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। और कब, 4 या 5 फरवरी, क्योंकि दोनों जिक्र मिलता है, क्योंकि रात का समय था। जो क्रांतिकारी लोग थे थाने में आग लगा दिए थे, ठीक है। जब क्रांतिकारियों ने थाने में आग लगा दिए थे, जिसमें 22 पुलिसकर्मी लगभग मारे गए थे, ठीक है। अब जब 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे तो महात्मा गांधी जी जातिवादी असहयोग आंदोलन उस समय चला रहे थे महात्मा गांधी जी, है ना। और इस घटना के कारण फिर महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि 12 फरवरी 1922 को ही, ध्यान देना, 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे, ठीक है। अच्छा, जब महात्मा गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते तो आपसे ये पूछा जाता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में वापस लेने का निर्णय लिए थे। तो सन तो आप सबको पता है 1922, ठीक है। ये अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का बारदोली अधिवेशन, ठीक है। तो बारदोली अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। और जैसे बारदोली अधिवेशन कब हुआ था, 1922 में। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रचार के आधार पर सम्मिलित कीजिए, है ना। अच्छा, आप सबको अभी पहले बताए थे ना, यदि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर एक मैराथन होगा क्रांतिकारियों का, आईएनसी से संबंधित है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। तो यदि आप उसको पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप सबका इधर उधर नहीं जाएगा, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से उसको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद आप सब उसको देखिए ज़रूर, क्योंकि आसम में डायरेक्ट टॉपिक ही लिखा गया है सिलेबस में, ठीक है। अब देखिए जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, कल्पना दत्त, आप सबको उसमें बताएं भी क्रांतिकारी किसे कहते हैं, क्रांतिकारी होते कौन से, है ना, बहुत डिटेल में बताया गया है। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद आप सब जान रहे हैं कि अपने आप को क्या कर लिए थे, स्वयं को गोली मार लिए थे, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको मिलान करना है ना। तो पहला जतिन दास कहाँ पर जाएंगे, आप जानते हैं
उसमें वीडियो में आपको बताए हैं, इन्होंने भूख हड़ताल के दौरान, है ना, 64 दिन लगभग भूख हड़ताल किए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और चंद्रशेखर आज़ाद क्या किए थे, सबको पता है, अपने आप को मुठभेड़ के दौरान गोली मार लिए थे। ठीक है, तो 3 पर जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2, 3। और भगत सिंह को क्या हुआ था, फांसी हुआ था। ठीक है, 4। और कल्पना दत्त आज उनको सज़ा मिला था आजीवन कारावास का। ठीक है, तो 21 पर जाएगा 1 पर। तो कौन सा आंसर होगा, 2, 3, 4, 1। तो 2, 3, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। ठीक है, तो ऑप्शन तो आप सबको पता चलेगा। अब थोड़े इसमें बता दें आप सबको डीप में, है ना। तो सबसे पहले एक केस था लाहौर केस, है ना, लाहौर संयंत्र केस पूछा जाता है। ऐसा आप सबको क्रांतिकारी आंदोलन में बताए हैं, आप सब उसको जरूर देखिएगा। लाहौर संयंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार किए थे कौन, जतिन दास जी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए हड़ताल किया। देखिए, सबसे पहले ये सब शामिल थे जब दिल्ली में जो बम कांड हुआ था ना, भगत सिंह थे और ये थे, है ना, बटुकेश्वर दत्त थे। तो दिल्ली में जो बम फेंके थे, तो इनका जो इन सब का मकसद था दिल्ली पर बम, विधानसभा में बम फेंकने का, कि अपनी बात को मतलब हाई कमीशन तक पहुंचाना। ठीक है, किसी के जान से मारने की या किसी के क्षति होने की इनका कोई मकसद नहीं था। तो इन्होंने वही किया था, बम फेंका और अपने आप को सिलेंडर भी कर दिया था। ठीक है, तो ये सब उसमें शामिल था, क्योंकि इन सब का मकसद नहीं था कि मतलब किसी के जान के मारने की। इसलिए जब ये सब जेल में बंद थे ना, तो ये सब चाहते थे कि हम सब जो बम फेंके थे, हमारा उद्देश्य तो थोड़ी नहीं था कि किसी को जान से मारने की, है ना। इसलिए हम सबको जो जेल में बंद हैं, हमको राजनैतिक बंदी का दर्जा दिया जाए। ऐसा नहीं कि हम सब क्रांतिकार क्या अपराधी हैं, अपराधी नहीं, बल्कि राजनैतिक बंदी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए इन्होंने भूख हड़ताल किया था, वो भी कितने दिन का किया था, 64 दिन का। ठीक है, फिर अंग्रेजों ने नहीं माना, फिर 64 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। कब, सितंबर 1929 को। ठीक है, भूख हड़ताल के दौरान। बात समझ में आया। फिर इनका बात तो आप सबको समझ में आएगा। अब देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, कहाँ पर है, इलाहाबाद में ना, अंग्रेज़ों से मुठभेड़ के दौरान इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, गोली मार लिया था। ठीक है, और इन सब के बारे में डिटेल में उस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, और रही बात है भगत सिंह, देखिए 23 मार्च, ये डेट तो सबको याद होगा। ठीक है, 1931 को 3 लोग को एक साथ फांसी दिया गया था, है ना। तो कौन कौन से 3 लोग, पहला तो भगत सिंह तो थे ही, है ना, सुखदेव थे, राजगुरु थे। तीनों लोग को फांसी कब दिया गया, 30 मार्च 1931 को, है ना। अब इसी में एक संस्था है, आपको बता दें, कल्पना दत्त का नाम किससे जुड़ा है। ठीक है, तो एक थे सूरसेन थे, जिसको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, सूरसेन। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, मास्टर दा ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किया था। ये आपसे पूछा जाता है कि बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने किया था, सूरसेन दा ने। और इसी संगठन से संबंधित थी कल्पना दत्त। बात समझ में आ रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी। क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, उसमें थोड़ा और आप सबको बता दें कल्पना दत्त के बारे में। ठीक है, कल्पना दत्त को आप सबको पता है कि संस्था से जुड़े थे, है ना, तो उसको तो अब बता दिए। फिर कल्पना दत्त को 22 मई 1930 को, बहुत इम्पोर्टेंट है, 22 मई 1930 को चटगांव शस्त्रागार के केस में आजीवन कारावास हुआ था। चटगांव, इन्होंने जितने भी चटगांव में जो अस्त्र शस्त्र रखा हुआ था ना, गोला बारूद, उस पर लूट लिए थे सब, है ना, किसकी अध्यक्षता में, सूरसेन की। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10।
तो ये तो सबको आ रहा होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने किया था। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी, है ना। अगर हम बात करें इनकी एक इवेंट की, ठीक है, 1905 की घटना है। कब? 1905 की। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। पूछा जाता है भारत सेवक मंडल। भारत सेवक मंडल की स्थापना कब हुआ था? 1905 में। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। और कहाँ पे किया था? पूना में। बात समझ में आया? जिसका उद्देश्य भारत में सेवा के लिए प्रचार तैयार करना था, मतलब अपनी बात को प्रचार प्रसार करना, वो भी किससे? संवैधानिक ढंग से, है ना, भारतीय जनता के हितों के प्रोत्साहित करने के लिए इसका उद्देश्य ही था। भारत सेवक जो मंडल बना था 1905 में बना था, इसका उद्देश्य था कि अपनी बात को प्रचार प्रसार करना तेजी से, ठीक है। और कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कब? 1905 में। कहाँ पर? पूना में। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सा बादल है? पच्छाब स्तरी के जो बादल है ना, सबसे ऊंचाई पर माना जाता है, ठीक है। आप सब जो लेयर पढ़ते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, है ना, तो सबसे ऊंचाई वाले बादल को क्या बोला जाता है? पच्छाब मेघ, है ना। सबसे अधिक ऊंचाई पर, लगभग कितनी ऊंचाई पर इसका जिक्र करें तो 6000 से लेकर 12000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, ये बादल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि परावर्णी कुछ नेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति डीजीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? देखिए सब क्वेश्चन किससे है ना, तो GDPR इकोनॉमिक्स से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा, आप कह सकते हैं उल्टा यू आकार, है ना। याद कर लीजिए इसको, ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? देखिए, एक तरफ है सूची परमाणु विद्युत संयंत्र और एक तरफ दिया राज्य, है ना। तो आपको बता दें काकरा पार कहाँ है? गुजरात में, है ना। तो गुजरात में जाएगा। दूसरा पर तो पहला आएगा 2। कहेगा कहाँ? का से कहेगा, का से कर्नाटक, है ना। तो ए पर आ जाएगा 1 पर। रावत भाटा कहाँ पर है? राजस्थान पर, है ना। तो आ जाएगा सिकत 3 में। और नौरौरा कहाँ है? ये तो अपने उत्तर प्रदेश में है, तो ये हो जाएगा 4 पर। तो 2 1 3 4। तो 13 का कौन सा हो जाएगा? देख लेते हैं। 2 1 3 4। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, डी ऑप्शन ही मिल गया पहले, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? डी। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पुलिकट झील, है ना, आंध्र प्रदेश में। आपको बता दें जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ना, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और किस झील के पास है? पुलिकट झील के पास है। और सबसे बड़ी जो खास बात है कि इसी झील पर इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ना। आप जानते हैं कि जो इसरो जो अपना टेस्ट करता है ना किसी भी उपग्रह का, तो कहाँ से करता है? श्रीहरिकोटा द्वीप से ही करता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या इसका बन जाएगा? बी बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में तो ये भी पूछा जाता है कि पुलिकट झील कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए 2 सूची, एक तरफ दिया है कि फसलों के भारतीय संस्थान और एक दिया उसका स्थान जहाँ स्थित है, ठीक है। ये तो सबको याद ही होगा। तो देखिए IIVR, तो IIVR कहाँ पर है? वाराणसी में, है ना। तो IIVR तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इसका शॉर्ट फॉर्म दिया है, ठीक है। तो ये तो सबको पकड़ में आ गया होगा, ये बनारस में है, ठीक है।
और कह रहा कि IIPR, पी मतलब पल्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, दाल वाला, दाल अनुसंधान केंद्र, कहाँ पर, कानपुर में है। अब देखिए यहाँ से भी आप आंसर पकड़ सकते हैं। एक का जाएगा 3 पर, तो एक का जाएगा 3 पर यहाँ पर, तो पहला नहीं दूसरा नहीं, ठीक है। और 2 का जाएगा 1 पर, 2 का जाएगा 1 पर, यही एक ही ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, डी, ठीक है। तो ऐसे भी आप सब मैच कर सकते हैं। देखिए दोनों आसान था। तो IIEMR कहाँ पर है, ये लखनऊ पर, लखनऊ में, ठीक है। और IIHR ये कहाँ है, एक ही छोटा है जो कि बन जाएगा कहाँ, बेंगलुरु में, ठीक है। तो आप सबको देखिए क्वेश्चन कभी कभी आसान हो जाता है ना, कभी कभी तो बहुत कठिन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए महिला साक्षरता दर कम है और टोटल विश्व साक्षरता सबसे ज़्यादा कम वहीं पर है, वो है कहाँ, श्रावस्ती में। पुरुषों की साक्षरता दर सबसे कम है, टोटल साक्षरता दर सबसे कम कहाँ, श्रावस्ती में ही, ठीक है। और भगवान बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे, श्रावस्ती में ही। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना, एक मिनट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन कौन सा है। सबसे पहला श्रावस्ती है ना। उसके बाद कहाँ है, बलरामपुर। श्रावस्ती के बाद कहाँ है, बलरामपुर। फिर उसके बाद कहाँ है, बहराइच में, है ना। फिर उसके बाद कहाँ है, रामपुर में, ठीक है। ये ऑर्डर आप सब याद कर लीजिए। श्रावस्ती में कितना है महिला की साक्षरता, 34.8%, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है ना। आप जानते हैं नकदी फसल क्या होता है, जो जिसको किसान अपने घरों पर ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता, जैसे गन्ना हो गया, जूट हो गया ना, ये सब नकदी फसल है। मतलब काटो और बेचो, डायरेक्ट पैसा प्राप्त करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा, नकदी फसल नहीं है। जूट भी है ना, गन्ना भी नकदी फसल है, लेकिन ज्वार जो है नकदी फसल नहीं। मूंगफली को भी नकदी फसल है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। अगर हम फसल की बात करें, फसल है ना, तो फसल को कितने पार्ट में बांटा गया है, 2 प्रकार के, है ना। एक तो आपका होता है नकदी फसल और एक तो होता है आपका कौन सा, खाद्य फसल। खाद्य मतलब जो खाने योग्य है ना। तो नकदी फसल में कौन कौन आता है, जूट, गन्ना, मूंगफली, चाय, आलू, कपास, ये सब क्या होते हैं, नकदी फसल। और खाद्य फसल में जो खाने वाला होता है ना, जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, दाल हो गया, है ना, ये सब नकदी फसल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। तो स्मार्ट मनी शब्द कहाँ प्रयोग होता है, तो 18 का बन जाएगा बी, क्रेडिट कार्ड में, है ना। स्मार्ट मनी जो आप सबके ATM कार्ड होता है ना, जिससे आप पैसा को ATM से निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो 18 का क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ठीक है। कह रहा कि मुद्रास्फीति की दर किस सूचकांक पर आधारित होती है। तो मुद्रास्फीति की जो दरें होती हैं ना, वो डिपेंड करती है थोक मूल्य सूचकांक पर। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार का जो वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है, RBI होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा कि संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषय को रखा गया है।
तो 11वीं अनुसूची में ना पंचायत को कुल 29 विषय दिया गया है। कितना दिया गया? 29 विषय। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। अच्छा, ये सब जो पूछ रहा ना, यदि आप वीपीओ की तैयारी किए होंगे तो आप सबका ये सब एकदम रटा होगा आप सब ना, क्योंकि ये सब तो सिलेबस में था वीपीओ वाले के। ठीक है। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए बन जाएगा। ठीक है। तो कौन करता है? अपना सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें इतना बहुत है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है। आगे क्या? क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र और राज्य संबंध पर डॉक्टर पीवी राजमन्नार समिति गठित किया गया था। अच्छा, जो डॉक्टर पीवी राजमन्नार साहब थे ना, और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर हो जाएगा, तमिलनाडु से। ठीक है। तो आपको बता दें इसमें कि तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र सरकार है ना और राज्य सरकार के मध्य है ना, या कह सकते हैं संबंध पर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में एक समिति बनाए थे, जिसका ये नाम ही है पीवी राजमन्नार समिति, है ना। इसके जो अध्यक्ष थे यही थे, पीवी राजमन्नार साहब थे। और सदस्य कौन थे? इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, तो भी आप जान लीजिए कि सदस्य कौन कौन थे। पहले सदस्य थे लक्ष्मण एस मुदालियार और दूसरे थे पीसी चंद्रा रेड्डी, है ना। तो सदस्य भी आप सब याद कर लीजिए, और अध्यक्ष तो ये थे ही, है ना, पीवी राजमन्ना साहब। और ये कहाँ से थे? तमिलनाडु से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक है। अच्छा, समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है ना। इसी में इसका एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। और आप सब तो जानते हैं जो आर्थिक अधिकार, मौलिक अधिकार तो ये होगा नहीं, है ना। मौलिक का तब एक होता है, एक होता है मौलिक अधिकार। ये सब एक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से बहुत इंपॉर्टेंट है? अच्छा, किस आर्टिकल में विदेश नीति का एक्सप्लेन किया गया है? तो किस में किया गया? अनुच्छेद 51 में, है ना। अगर हम बात करें भाग 4, है ना, एक किसके अंतर्गत आता है? भाग 4 के अंतर्गत आता है। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है। भाग 4 में क्या दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसी में आर्टिकल 51 के सब क्लॉज ए की अगर हम बात करें तो क्या लिखा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात किया गया है। ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं, ए भी किसका पार्ट है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए साइंस से क्वेश्चन है। कह रहा कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है ना। तो 26 में देखिए, नियासिन से प्लेगरा नामक रोग होता है। बिल्कुल बात सही है। थायमिन कौन? विटामिन बी होता है ना, बेरी होता है, भी बात सही है। विटामिन डी से सूखा रोग, है ना, हड्डियाँ ज़्यादा प्रभावित होती हैं। विटामिन के से बाध्यपन, देखिए बाध्यपन विटामिन के से नहीं होता, विटामिन ई से होता है। ठीक है। विटामिन के किसके लिए होता है? जो रक्त का थक्का जमना, है ना, ये सब के लिए होता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी। ठीक है। और नियासिन की कमी से पेलग्रा नामक रोग होता है, सब आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा कि पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायित्व होता है ना। जैसे जब आप सब ज़्यादा काम कर लेते हैं, दौड़ लेते हैं ना, तो आप सबका जो मसल्स होती हैं दर्द करने लगता है। तो ये किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है। किस अम्ल के कारण? लैक्टिक एसिड। अच्छा, मानव शरीर में लगभग 500 से अधिक पेशियां पाई जाती हैं। कितना? 500 से ज़्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। लैक्टिक एसिड याद कर लीजिए, है ना, दूध में पाया जाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम, द्रवीभूत मतलब लिक्विफाइड, है ना, पेट्रोलियम, एलपीजी मुख्य रूप से मिश्रण है। जो आपका एलपीजी गैस होता है ना, इसमें क्या क्या मिला होता है?
तो इसमें प्रोटेन और ब्यूटेन मिला होता है ना, प्रोपेन और ब्यूटेन मिल करके क्या बनाता है, एलपीजी, है ना। आप जानते हैं कि जो लिक्विड जो एलपीजी होता है ना, वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस शामिल होता है। और प्राकृतिक गैस, अगर यही बात करें नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस की बात करें, तो मीथेन और इथेन का मिश्रण होता है, ठीक है, जो कि हल्का भी होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। देखिए यशद पुष्प, नाम आप सब ऐसे है ना, फिलोलोस्पर वूल किसे बोलते हैं, मतलब पुष्प का मतलब है, जैसे इसमें स्मेल आता है, सुगंध आता है ना, तो किसको बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड को, क्योंकि इसमें अच्छा सुगंध आता है। जिंक ऑक्साइड का अगर हम केमिकल नेम की बात करें, ZnO होता है, ठीक है, यशद पुष्प कहलाता है। इसका निर्माण जिंक को हवा में उपस्थिति में द्रवित ज्वाला में जलने पर होता है, मतलब जब ये हवा में जलता है ना, तो इसका मतलब ऐसे फ्लेम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा कि वर्षा की बूंदें के कारण गोलाकार होती हैं। आप जानते हैं सरफेस टेंशन के कारण होता है ना, पृष्ठ तनाव जिसे बोलते हैं। अच्छा, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, यूनिट, इसका यूनिट होता है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, इसका यूनिट होता है मात्रक जिसे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सरफेस टेंशन का जो प्रॉपर्टी है ना, जब हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर या टेम्परेचर के बढ़ाने पर जो पृष्ठ तनाव होता है ना, वो कम होता है, ठीक है। और एक पूछा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान कितना होता है, 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, तो आप बताएंगे 0। और गर्म करने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर होता है। और जो वर्षा की बूंदें जो ऐसे गोल होती है ना, सरफेस टेंशन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, कह रहा कि अंडर 2 का मान दशमलव के 8वें अंक तक ज्ञात कीजिए। तो आप सब इसका भी निकाल सकते हैं भागफल विधि से, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आप जानते हैं 1 4 1 4, इतना तो लगभग सबको याद है, लेकिन 8 अंक तक पूछा था, तो आप सबको निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, तो वह प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो संख्या क्या है। देखिए इधर मैथ का भी आ गया पार्ट ना, इसको आप सबको बता दे थोड़ा सॉल्व करके, ठीक है। क्या क्वेश्चन कहा है 32, कह रहा कि संख्या के 8 गुना, है ना, अगर हम संख्या को मान ले x, क्या मान ले x, देखिए बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो संख्या को हमने क्या माना, x। अच्छा, इसमें और बोला गया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप क्या मानते हो, 100 मानते हैं, 100 मानते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, तो संख्या हमने माना था x का जब आप 8 गुना करेंगे तो कितना होगा, 8x। अब 8x में 4 जोड़ दीजिए, तो हम 4 जोड़ दिए, तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको इधर ले जाएंगे, इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो 8x बराबर 100 माइनस 4, तो 100 - 4 करेंगे कितना आएगा, 96। इधर बचा 8x, तो 8 से जब काटेंगे तो 12 8 96, है ना, तो 12 आ जाएगा। तो वह संख्या हमारा क्या मिल जाएगा, 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, तो कह रहा कि वर्गमूल ज्ञात के, इसका वर्गमूल, अगर आपको वर्गमूल निकालना है ना, तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, अंडर रूट, है ना। तो ये देखिए आप सबका फार्मूला ही हो गया a² + b² + 2ab, है ना। तो जब होल वर्ग का ये फार्मूला ऐसे करेंगे, तो यहाँ स्क्वायर लगेगा, अंडर रूट ए वाला कट जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या, ये बीच वाला पार्ट बच जाएगा, a/b + b/a,
A/B प्लस B/A, 33 का हो जाएगा डी पर। ठीक है, तो इतना तो सबको मैथ तो आता ही होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 34, कह रहा कि 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठवें परिणाम का मान निकालना है। ये भी देखिए आसानी क्वेश्चन है ना। तो छठवां परिणाम कैसे आप सब निकालेंगे, तो हिंट आप सबको केवल हम बता रहे हैं। ठीक है, मैथ के लिए अलग सेशन लाएंगे, ठीक, जो अच्छे तरीके, अभी इस पर ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, पहले 6 परिणामों का औसत, तो इसमें अगर हम 6 से 49 में गुणा कर दें तो कुल परिणाम हो जाएगा। ठीक है, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा 49, प्लस अंतिम 6 परिणामों का औसत, तो 6 गुणे 52। ठीक है, 6 गुणे 52, और टोटल परिणाम कितना, 11 परिणामों का औसत इसमें से घटा दीजिए माइनस, तो 11 गुणे 50। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर आएगा। 6 का 49 में गुणा करेंगे कितना आएगा 294 आ जाएगा। ठीक है, प्लस और 6 का किस में 6 का फिर 52 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 312 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 11 का 50 में गुणा करेंगे, 11 पचे 55, 550। अब देखिए दोनों को जोड़ कर 50 को जब घटाएंगे तो आ जाएगा 56 आ जाएगा केवल। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। ठीक है, द्रवित प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता निकालना है। देखिए केमिस्ट्री का सवाल है। ठीक है, तो बिलियन की अगर आपको सांद्रता निकालना है ना, तो मात्रा कितना है आप सबका नमक की 45, तो इसको 45 लिख दीजिए। अब टोटल लिख दीजिए कितना है, तो 320, तो नीचे रहेगा 320 प्लस इसका क्या हो जाएगा 45, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 12.33%। ठीक है, तो सांद्रता ऐसे आप सबको निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, कह रहा कि कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो कौन सी पत्रिका के थे संपादक, सरस्वती, बहुत इम्पोर्टेंट है। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इनका जो समय की अगर हम बात करें तो 1903 से लेकर के 1920 तक इनका समय था। ठीक है, मतलब संपादन का समय था। और जो विशाल भारत का जो पत्रिका थे ना, इस पत्रिका के संपादक कौन थे, बनारसी दास थे। ठीक है, और हिंदी प्रदीप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके कौन थे, बालकृष्ण भट्ट थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, कह रहा कि दूर के ढोल सुहाना लगना, इस मुहावरे का अर्थ हिंदी आ गया, ये तो सबको याद होगा। तो दूर का ढोल सुहाना होने का मतलब होता है कि अनदेखी वस्तु भाना, भाना मतलब सुंदर लगना, अति सुंदर लगना, मतलब अच्छा लगना, है ना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बी। 38 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो लिंग की पहचान करना है। ठीक है, तो देखिए मालिक पुल्लिंग है, पाठक पुल्लिंग, कहार पुल्लिंग, योगिनी, है ना, ये कौन सा है स्त्रीलिंग। बड़ी मात्रा लगाना तो स्त्रीलिंग होता ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सा 39, कह रहा कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, इसमें त्रुटि पहचानना, कौन सा इसमें मिस्टेक है। तो इसमें देखिए लक्ष्मण के लिए होश लाए, है ना, हनुमान जी ने लक्ष्मण बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, यहाँ देखिए कारक संबंधित त्रुटि है। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। कर्ता ने कर्म को, है ना, ये सब सबको याद होगा। और नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, नैसर्गिक, तो नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, कृत्रिम होता है ना, जो कह सकते हैं मानव निर्मित। ठीक है,